गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, बल्कि इसको याद करेंगे। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, आपको श्योर है याद हो जाएगा। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ये जल्दी भूलेगा नहीं, और हमारा एक भी प्रश्न एग्जाम हॉल से छूट के जाना नहीं चाहिए। हम इतनी तैयारी करेंगे, इतनी अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे कि एक भी प्रश्न हम लोगों का छूटेगा नहीं। चलो देखते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अंदर भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। भाग 4 36 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। इसको आयरलैंड से लिया गया है। यह राज्य का विषय है, जैसा नाम दिख रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, ये है क्या? किसी भी चीज का अगर आप बेसिक समझ जाते हो तो उस चीज को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि ये है क्या। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों के हितों को लेकर, उनके संसाधनों को लेकर कुछ प्रावधान का उल्लेख किया गया है। वो उल्लेख किसमें किया गया है? इसके अंदर किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के कार्यों के दायित्व को यह दर्शाता है। एक लाइन में समझ लो, सरकार के कार्यों के दायित्व को क्या करता है? दर्शाता है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो एक संविधान सभा गठित थी, और संविधान सभा को सुझाव देने के लिए, उनको सलाह देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। वह व्यक्ति कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। इन्होंने संविधान सभा को सलाह दी। सलाह के लिए तो थे ही, इन्होंने सलाह दिया। सलाह क्या दिया? यह बोले कि संविधान के अंदर ऐसे समाहित किया जाए मौलिक अधिकार को जो 2 कैटेगरी में हो, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में ऐसे मौलिक अधिकार हो जो नागरिकों को तुरंत मिल जाए और वह परिवर्तनीय हो, यानी कि अगर उनका हनन होता है तो न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो एक तो ऐसा मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो हमने पिछले क्लास में उसको विस्तार से पढ़ा। एक इनका और विचार था, एक मौलिक अधिकार भाग 2 में डाला जाए, समाहित किया जाए संविधान के अंदर, कि उसको सरकार तो तुरंत ना दे, लेकिन जैसे सरकार का यानी कि राष्ट्र का निर्माण हो, वैसे वैसे धीरे धीरे नागरिकों को ऐसे मौलिक अधिकार हम देते रहेंगे। उनका विचार था 2 कैटेगरी में मौलिक अधिकार को रखना। तो संविधान सभा ने उनकी बात को सुना, समझा और उस पर विचार किया। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार को समाहित किया, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिए। चेंज उन्होंने क्या किया? एक तो मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने पढ़ा वो था सेम, जिसमें परिवर्तनीय है। अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। उसके ऊपर रीट जारी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकता है, जो हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में। दूसरा इन्होंने क्या किया? मौलिक अधिकार भाग 2 न करके संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व को समाहित कर दिया। नीति निर्देशक तत्व में वही सब प्रावधान थे जो सलाहकार BN राव जी चाहते थे। इसमें राष्ट्र के हित के लेकर बातें कही गई हैं कि जो नागरिक हैं राज्य के, उनका विकास हो, उनके हितों के बारे में सोचा जाए, उनका संरक्षण हो, उनको संसाधनों की बात उसमें कही गई है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या हैं? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला क्या है? लोक उद्देश्य। पहला है लोक कल्याणकारी
लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। और दूसरा क्या है, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना। इसके दो उद्देश्य यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। लोक कल्याणकारी कहने का मतलब है कि नागरिकों के हित के बारे में बताता है। और दूसरा क्या बोलता है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके दो उद्देश्य थे। इसके बाद प्रस्तावना के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसका विस्तार रूप हमारे को इसमें देखने को मिलता है। संविधान का प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक आत्मा है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सामाजिक है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है। ऐसे शब्दों का विस्तृत उल्लेख राज्य की नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलता है। तो देख लो यह भाग कितना महत्वपूर्ण है संविधान के अंदर। इसके बाद हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो अनुच्छेद ये 3 प्रकार से हैं। 3 प्रकार से कहने का मतलब जो अनुच्छेद 3 प्रकार से 3 विचारधाराओं वाले हैं। 3 विचारधाराओं वाले अनुच्छेद हैं। इसको 3 कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। पहला है गांधीवादी विचारधारा से। दूसरा है समाजवादी विचारधारा से, समाजवादी। तीसरा है उदारवादी। देखो 3 है यहां पे। गांधीवादी के विचारधारा आप लोगों को सबको पता है, अहिंसा के वादी थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वैसी विचारधारा इसमें रखी गई है। दूसरा समाजवादी, समानता की बात करता है, यानी कि सभी लोग समान हैं, बराबर हैं। उदारवादी क्या है, राष्ट्र से भी स्वतंत्रता, राष्ट्र से भी ज्यादा स्वतंत्रता नागरिक को होनी चाहिए। अगर नागरिक स्वतंत्र है तभी तो राष्ट्र अच्छा निर्माण करेगा। यह उदारवादी नीति है, व्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। तो ये 3 प्रकार के इसमें अनुच्छेद हमारे को देखने को मिलता है। और इन अनुच्छेदों को हम क्या करेंगे, तरतीब से, डिटेल से बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसको लेकर आलोचना भी बहुत होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर क्यों आलोचना होती है? आलोचना यह होती है कि जब इतना हितकारी है, इतना नागरिकों को लेकर सारी बातें इसके अंदर समाहित की गई हैं, लिखी गई हैं, तो इसको परिवर्तनीय क्यों नहीं है? यानी व्यक्ति नागरिक न्यायालय में क्यों नहीं जा सकता अपने हक के लिए? तो जो संविधान सभा के मेंबर थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे, उनको बहुत ज्ञान था। ऐसे नहीं वो संविधान सभा के मेंबर थे। उन्होंने विचार विमर्श करके यह देखा कि यह क्या कहता है, राज्य के कार्यों के दायित्व को यह दर्शाता है। जो राज्य की सरकार है उनके कार्य के दायित्व को यह दर्शाता है। जब यह दर्शाता तो जो नागरिक हैं वह इनके कार्यों को क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, अच्छी तरह से इनके कार्यों को देखेंगे और उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन करके सरकार को जवाब नागरिक ही देंगे। वह कैसे नागरिक जवाब देते हैं? हर 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो जैसे सरकार वर्क करती है उस हिसाब को देखते हुए आम जनता वोट मारती है। जब वोट मारती है तो अगर सही ढंग से कार्य किया रहता है राज्य में, अगर गवर्नमेंट जो जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वह वहाँ पे रुकता है, नहीं तो फिर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा कारण था इसका कि इसको परिवर्तनीय नहीं किया गया, कि यह
राज्य के जो नागरिक हैं वो खुद ही कार्य को देखते हैं और मूल्यांकन करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं। क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र में लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र के हिसाब से जनता फिर क्या करती है, इनके कार्यों को क्या करती है, वह देखती है और मूल्यांकन करती है। उसके बाद क्या करते हैं, निर्णय जनता खुद इनको देती है, राज्य सरकारों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो अभी आगे क्या करेंगे, इसको डिटेल में अच्छी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। मेरा कोशिश है दोस्तों कि आप लोगों को इसको याद हो जाना चाहिए। देखो कोई चीज है ना, वो कैसे याद होती है, आप अगर उसके बेसिक को पकड़ते हो तो पक्का वो याद हो जाएगी। अगर आप ऐसे रटते रहोगे नहीं याद होगी। उसके बेसिक को पकड़ो, क्या वो बोल रहा है, अगर उसको आराम से समझते हो तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब सभी लोग भूलते हैं, ये मत सोचो कि कोई ऐसा है कि जो बहुत जल्दी याद कर लेता है, एक बार पढ़ लेता है याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग भूलते हैं। जो रिवीजन करता है उसका क्या है कि बरकरार रहता है, बाकी जो रिवीजन नहीं करता है वह छोड़ देता है, तो फिर वो धीरे धीरे भूलने लगती है। तो एक बार कोई चीज़ समझ लेते हो तो उसको क्या करो कि सप्ताह में, महीने में उसको रिवीजन जरूर करो। रिवीजन करोगे तो वह क्या, स्टोरेज रहता है। चलो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसके अंदर समाहित किया गया है, क्या उल्लेख किया गया है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी हमारा क्वेश्चन छूट के जाना नहीं चाहिए। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। 36 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। परिभाषा की बात कर रहा है, ठीक है। 37 अनुच्छेद क्या बोल रहा है, न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं, मैं अभी बार बार वही जिक्र कर रहा हूं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कहने का मतलब है कि आप इसको लेकर आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, इसको चुनौती नहीं दे सकते कि हमारा हक है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। मौलिक अधिकार में क्या था, मौलिक अधिकार में आप न्यायालय में अपील कर सकते हो, हक को मांग सकते हो, चुनौती दे सकते हो। इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो दो चीज बिल्कुल आसान भाषा में दोनों याद हो गया होगा। एक में परिभाषा की बात कर रहा है और दूसरे में क्या बोल रहा है कि ये परिवर्तनीय नहीं है। एकदम इजी है याद करना। 36 में परिभाषा, 37 में परिवर्तनीय नहीं है। आगे चलो देखते हैं। 38 क्या बोलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सही बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की स्थापना करना। अगर समानता बनाना है, अगर राज्य के अंदर हर वर्ग को देखते हुए, तो यह बहुत ही जरूरी है। देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, किन आधारों पर जनता को न्याय की बात कही जाती है, किन आधारों पर जनता को न्याय की बात कही जाती है, किन आधारों पर कही जाती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। और एक क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरह से लोकतंत्र की वकालत की जाती है, किस तरह से लोकतंत्र की वकालत की जाती है। अगर लोकतंत्र की बात आती है, किन आधारों पर लोकतंत्र की वकालत की जाती है, अगर ये बात आती है कि किस आधारों पर लोकतंत्र की वकालत की जाती है, तो वहां सिर्फ दो ही बात होती है। एक होती है राजनैतिक, यहां क्वेश्चन फंसाता है, और दूसरा होता है आर्थिक। किस आधार पर लोकतंत्र की वकालत की जाती है, तो राजनैतिक और आर्थिक के आधार पर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर जब बात की जाती है किन आधारों पर जनता को न्याय की बात की जाती है, तो तीन है, याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे दिमाग पर रखना, अगर लोकतंत्र की बात आती है, किन आधारों पर लोकतंत्र की वकालत की जाती है, तो दो है, सामाजिक, आर्थिक, दो। जब बात आती है किन आधारों पर जनता को न्याय की बात की जाती है, खुद आदमी, जनता तो खुद है, यानी कि खुद को तो सोच लेना कि न्याय की बात जब की जाती है तो भाई हाँ, हमें तीन तुरंत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मुझे लगता है कि अभी आपको याद हो गया होगा तीनों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। यह बोलता है जो संसाधन है, जो व्यवस्था है राज्य के अंदर,
इसका समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो उसके पास सारे संसाधन हो, जो गरीब है उसको कुछ ना मिले, ऐसा नहीं है। यह बोलता है कि जो संसाधन है उनका समान बंटवारा हो, सबको हक है संसाधनों पे, और समान कार्य समान वेतन। स्त्री पुरुष नहीं देखना है, समान कार्य और समान वेतन देना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। अब देखो ये तीनों कितना ही आसान है, ये तीनों कितना आसान है। क्या कहता है 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कहता है 38। 39 क्या कहता है, संसाधनों का समान वितरण हो, समान कार्य समान वेतन हो। यानी कहने का मतलब है कि एक समान औरत हो चाहे आदमी हो, सबको समान निगाहों से देखा जाए, उनका वेतन एक बराबर होना चाहिए। और तीसरा देखो क्या बोलता है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। यानी समान अवसर के आधार पर न्याय देना, इसमें आरक्षण की बात कही गई है। इसके तहत आरक्षण यहाँ पर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया। समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था करना। अब देखो इसको हम लोग याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। 38, 39, 39A। 38 में क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की व्यवस्था 38 कहता है। 39 क्या कहता है, संसाधनों का समान वितरण, समान कार्य समान वेतन। और 39A क्या कहता है, समान अवसरों के आधार पर न्याय की व्यवस्था। तीनों एक ही हिसाब से बात कर रहा है, राजनीतिक आर्थिक संसाधन और समान के अवसर। ये तीन याद हो गए होंगे, मुझे मुझे उम्मीद है कि तीनों तकरीबन आपको याद हो गए होंगे। 38 में क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था। 39 क्या कह रहा है, संसाधनों का समान वितरण और समान कार्य समान वेतन। और 39A क्या कह रहा है, समान अवसरों के आधार पे न्याय की व्यवस्था, यानी कि आरक्षण की व्यवस्था करता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज की व्यवस्था। पंचायती राज क्या है, गांव की सरकार, स्थानीय सरकार, यही पंचायती राज व्यवस्था है। शायद अगर महात्मा गांधी होते तो इसको संवैधानिक दर्जा बहुत पहले ही मिल गया होता, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा अब दे दिया गया है। लेकिन इसका जिक्र राज्य की नीति निर्देशक तत्व में पहले किया गया था अनुच्छेद 40 के तहत। यह देखो 73वें संविधान संशोधन, इसको पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन 1973 में संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। यह क्या है, स्थानीय सरकार है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 41 क्या कहता है, कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। जो गरीब तबका है, जो बीमार है, कहने का मतलब है जो बूढ़े हैं, जो असहाय हैं, यह कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ दशा में लोगों को रोजगार देने का अधिकार है, उनको कुछ दशा में काम पाने का अधिकार है। अच्छा, उसके बाद 42 क्या कहता है, कार्य न्याय संगत हो और मानवीय हो। यानी जहाँ कार्य करने व्यक्ति जाएगा वहाँ न्याय संगत हो, कोई ऊंच नीच न हो। कि कहने का मतलब है कि किसी को हे भाव से देखा जाए, कहने का मतलब कि न्याय संगत हो, अच्छा माहौल होगा तभी तो वहाँ कोई व्यक्ति जाकर कार्य करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। मानवीय हो, यानी आचरण के हिसाब से कार्य हो, वहाँ पे मानवता का हिसाब किताब होना चाहिए, मानवता के हिसाब से वहाँ पे कार्य होने चाहिए।
40 क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी इसको तो अलग कर दो। ये 73वें संविधान संशोधन में इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ से देखो, याद करो कितना आसान है। कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, कार्य न्याय संगत हो, यह 42वां बोलता है, कार्य न्याय संगत हो और मानवीय हो, कहने का मतलब कि वहाँ मानवता वाला हो। और 43 क्या कहता है, 43 कहता है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। कहने का मतलब है कि देखो, एक व्यक्ति काम करेगा, काम जहाँ करने जाएगा वहाँ पे क्या है कि कार्य न्यायपूर्वक होना चाहिए और मानवीय दशा होनी चाहिए, यानी कि लोग सभ्य होने चाहिए। उसके बाद जब वो काम करेगा वहाँ पर तो उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उसका परिवार चल सके, तो वही है निर्वाह मजदूरी, यानी कि इतने पैसे उसको मिलने चाहिए कि उसका परिवार आसानी से चल सके। कुटीर उद्योग बात कर रहा है कि अगर मान लो काम नहीं मिलता है किसी दशा में, तो जीवन यापन के लिए सरकार को कुटीर उद्योग का व्यवस्था करना चाहिए। जैसे घरों में छोटे छोटे कार्य नहीं होते हैं, औरतें कहीं चटाई बनाती हैं, तो कहीं मैट बनाती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कई उद्योग होते हैं। तो उसका व्यवस्था करना किसका कार्य है, राज्य का कार्य है कि उसका व्यवस्था किया जाए। यह मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। देखो कैसे 41 में क्या कह रहा है, किसी दशा में काम पाने का अधिकार है। अब वो काम कहाँ पे करने के जाएगा, जहाँ पे कार्य न्याय संगत हो, कोई भेदभाव नहीं हो, न्याय संगत हो और मानवीय हो, यानी वहाँ सब सभ्य लोग हैं। 41, 42, 43 क्या कह रहा है, निर्वाह मजदूरी, उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उसका काम चल जाए। उसके बाद क्या कह रहा है, कुटीर उद्योग, अगर मान लो किसी दशा में उसको काम नहीं मिलता है तो कुटीर उद्योग धंधों का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। बहुत ही आसान है, अगर आप याद करना चाहोगे तो आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपको याद करा दें। ठीक है, नेक्स्ट है 44, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ये क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता हमारे देश के अंदर दो तरह से कानून को देखा जाता है, दो तरह के कानून बनाए गए हैं। एक समाज के स्तर पर, कहने का मतलब है कि एक समाज के स्तर पर और एक धर्म के स्तर पर। तो जो समाज के स्तर पर कानून बनाए गए हैं, जैसे कहने का मतलब है कि जो सामाजिक स्तर पर कानून बनाया गया है वो तो सबके लिए बराबर है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई क्राइम कर देता है, या कहने का मतलब है कि कोई दीवानगी मामला है, तो यह नहीं देखता है कि जात पात क्या है, जो सबके लिए बराबर कानून वही है। जो कोई मुस्लिम हो या तो हिंदू हो, सबको समान है, कानून बराबर है। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो धर्म पे बराबर कानून नहीं है, सबके लिए समान कानून नहीं है। हिंदू में कुछ है, मुस्लिम में कुछ कानून। तलाक को ले लो, या तो गोद लिए बच्चे को ले लो, या तो उनके संपत्ति जैसे वंशानुगत देते हैं, सौंपते हैं अपने पोते को, बच्चे को, उनके लिए कानून अलग अलग है। तो यह बात करता है कि जो समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यानी सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं पाई है, और इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि यह क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। तो यह गवर्नमेंट का कार्य है, लेकिन अभी तक क्या है कि असंगत है, अभी इसको संगत नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं दो पॉइंट क्या है, समाज के स्तर पर कानून और धर्म के स्तर पर कानून। 44 में यह बात कही गई है। तो इसको कितना आसान है याद कर लेना, समान नागरिक संहिता। जहाँ समानता की बात आ रही, समान यानी दो तरह के कानून, सामाजिक कानून और धार्मिक कानून, ये दिमाग में रख लेना। सामाजिक कानून और धार्मिक कानून क्या करता है, समान नागरिक संहिता कहता है। समान की बात आई यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 44 क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान और स्वास्थ्य का प्रावधान। 45 कहता है जो 6 वर्ष के बच्चे हैं इनकी जो आयु कम है, इनका शिक्षा का प्रावधान गवर्नमेंट करेगी और स्वास्थ्य का प्रावधान करेगी।
इसको सम्मिलित किया गया। पहले ये नहीं था, इसको सम्मिलित किया गया। 46वें संविधान संशोधन 2002 में। कुछ याद आया? 46वें संविधान संशोधन 2002। मौलिक अधिकार 21A में हम लोगों ने पढ़ा था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य। तो यह विषय जो है, जो 21 में समाहित की गई, वह यहीं से उठाकर 21 में समाहित कर दी गई, क्योंकि यह भी 46वें संविधान संशोधन 2002 में ही किया गया है। यह देखो, यह भी 2002 में इसको यहाँ पर लाया गया, और इसी 46वें संविधान संशोधन में 21A में इसको समाहित कर दिया गया। कहाँ पर? मौलिक अधिकार में। देखो, 2 पॉइंट हो गए 46वें संविधान संशोधन से। एक तीसरा पॉइंट और मैं बता देता हूँ। 46वें संविधान संशोधन 2002 में 51A में मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और बढ़ाकर जोड़ा गया। वह 46वें संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? यही जोड़ा गया, 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य। तो 46वें संविधान संशोधन से 3 पॉइंट। एक मौलिक कर्तव्य में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वही बात कही गई है, 6 से 14 तक शिक्षा अनिवार्य। मौलिक अधिकार में 21A में वही बात की गई है, 6 से 14 तक शिक्षा अनिवार्य। और यहाँ पर 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य और स्वास्थ्य की बात कही गई है 46वें संविधान संशोधन से। तो यह देख लो, आसानी से आपको यह तीनों पॉइंट याद कर लो, एक ही जगह से तीनों पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? 46, अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा हित, उनके जो हितों को लेकर जितने भी कार्य होते हैं उनका यहाँ व्यवस्था किया गया है। न्याय को लेकर व्यवस्था किया गया है, शिक्षा को लेकर किया गया, उनके हितों को लेकर किया गया है अनुसूचित जनजातियों को। तो देख लो कितना आसान है। यहाँ बच्चों के लिए कहा गया है वही चीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात। फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए कहा गया है 46 में शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको हितों को लेकर, उनको न्याय को लेकर। तो यह दोनों तो एक साथ आसानी से याद किया जा सकता है। 45 में बच्चों को लेकर कहा गया है, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजातियों को लेकर कहा गया है सेम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 47। ये क्या कहता है? मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य, ये 3 बातें कहता है 47। देखो, मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य की बात करता है कि यह राज्य सरकार के दायित्व बनते हैं। मद्य निषेध क्या है? मद्य निषेध शराब, किसी प्रकार का नशा करना, इसको मद्य निषेध कहते हैं। पोषाहार, पौष्टिक आहार लेना, यानी पौष्टिक से पोषाहार है। और स्वास्थ्य तो जानते हो कि स्वास्थ्य सभी लोग रहते हैं। यह 3 बातें किस में कही गई है? 47 में सम्मिलित की गई है। 48 कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु की बात करता है। कौन करता है? 48 कृषि करना, पशुपालन और दुधारू पशु की बात करता है 48। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व स्मारक का संरक्षण करना। ये याद हुआ कि नहीं? 47, 48, 40A है, सॉरी ये 40A है, 8A है। 47, 48, 48A, इनमें अगर याद नहीं है तो इनको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मान लो एक रामलाल है बिहार में, ये खूब शराब पीते हैं। रामलाल है, शराब खूब पीते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया? शराब बंद कर दी।
जब शराब बंद कर दी तो इनके स्वास्थ्य बड़े गड़बड़ थे, शराब पी के स्वास्थ्य खराब कर लिए थे। तो रामलाल जब बिहार के रहने वाले, इनका जब शराब बंद हो गया, शराब मिल ही नहीं रहा है, पहला पॉइंट पकड़ लो 47 में शराब बंद हो गया। उसके बाद पोषाहार, कहने का मतलब कि अब जो खा पी रहे हैं उनको लग रहा है उनको पौष्टिक उनके शरीर में मिल रही है। तो सेकंड पॉइंट याद हो गया, पोषाहार। अच्छा, पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, पोषाहार हो रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो रामलाल का क्या हो गया, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, शराब बंद हो गई, पोषाहार हो गए और उनका क्या है, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। जब स्वास्थ्य बढ़िया हो गया तो वो क्या बोले कि अब मैं काम करूंगा। पहले काम नहीं करते थे, अब बोले हम काम करेंगे। काम कहाँ करेंगे, कृषि का करेंगे। तो 48 में क्या बोल रहा है कि चलो अब हम कृषि में कार्य करेंगे। फिर एक कृषि का कार्य करना शुरू करते हैं। फिर कुछ मनी अर्जित करने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि हम पशुपालन करेंगे। कृषि का कार्य करते करते फिर ये पशुपालन करना शुरू कर देते हैं। और पशुपालन कहते हैं कि हम ऐसे पशु नहीं रखेंगे, हम दुधारू पशु रखेंगे। तो ये क्या करते हैं कि दुधारू पशु रखना शुरू कर देते हैं। तो ये दुधारू पशु कितना आसान है। मद्य निषेध, उसके बाद पोषाहार, उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। उसके बाद कृषि का कार्य किए, फिर पशुपालन करना शुरू कर दिए, उसके बाद दुधारू पशुओं को पालना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई अब तो हम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, अपने खेतों में पेड़ पौधे खूब लगाएंगे। फिर ये पेड़ पौधा लगाना शुरू कर दिया। ये 48A में बोलते हैं, 48A में बोलते हैं कि मैं पर्यावरण संरक्षण करूंगा, पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दूंगा। तो आपको मुझे लगता है कि आसानी से एक पिक्चर बैठा लो और ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 49 क्या कहता है, स्मारक महत्व संरक्षण इनका करना। जितने स्मारक महत्व हैं इनका संरक्षण करना। कहने का मतलब कि जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, अजंता की गुफाएं हुई, एलोरा की गुफाएं, कुछ प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर हैं जो पुरातात्विक में आते हैं और स्मारक हैं, उनका क्या करना है, संरक्षण करना। यह कहता है 49 में, ठीक है, 49 में संरक्षण करना स्मारकों का। 50 क्या कहता है, 50-50 बोल रहा है। 50-50 हमारे क्या है कि सरकार और न्यायपालिका दो ही हैं जो मेन पावर में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट या तो सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है न्यायपालिका से। देखो न्यायपालिका, ये जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की न्यायपालिका है। सरकार की अगर बात करते हैं तो कार्यकारिणी, जो प्रधानमंत्री होती है उनका एक कार्यकारिणी होता है जिसके माध्यम से वो देश को चलाते हैं। तो यह बोलता है कि इन दोनों में पृथक्करण होगा। क्या होगा, पृथक्करण। पृथक्करण यानी कहने का मतलब कि दोनों शक्तियां आपस में एक नहीं होंगी, अलग अलग रहेंगी। ये दोनों एक हो जाएंगी तो क्या होगा, राष्ट्र के लिए खतरा हो जाएगा। ये दो ही तो मेन है, अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगी तो राष्ट्र के लिए खतरा हो जाएगा। तो 50-50 बोलता है कि पृथक्करण, यानी कहने का मतलब कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, दोनों का पृथक्करण होगा। बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हो। और 51 क्या बोलता है, 51 क्या बोलता है, जब सब कुछ आप देख लिए, नागरिकों के बारे में, हितों के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर चीज करने के बाद लास्ट में 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन करता है। मतलब सब कुछ होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय, लास्ट में 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन करना, अग्रसर करना। बहुत ही आसानी से मैं हर एक चीज़ डिटेल में आपको पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं होते हैं तो एक बार और वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे आसानी से। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें। चलो इसको लेकर कुछ और बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा उनको हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्व को लेकर कुछ चीजें हुई हैं, उसको थोड़ा देखते हैं।
क्या क्या हुई हैं और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर क्योंकि लंबा हो रहा है काफी। पिछली बार में मैं जिक्र किया था केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, एक केरल राज्य के थे। इसमें न्यायपालिका ने एक अपना आदेश दिया था, निर्णय दिया था कि जो मौलिक अधिकार हैं यह सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, यह जनता के हितों में है, यह नीति निर्देशक तत्व से भी ऊपर है। इसमें फैसला आया था 1973। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। उसके बाद क्या होता है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में गवर्नमेंट कहती है कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से सर्वोपरि है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे निहित चीज है नागरिकों को लेकर कि यह मौलिक अधिकार से भी ऊपर है और जरूरत पड़ने पे मौलिक अधिकार के कुछ अधिकार को दबाया जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार ये सर्वोपरि है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट कोई भी हो मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती में ये वर्ड आता है कि कोई भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता, सर्वोपरि है मौलिक अधिकार। लेकिन 1976 42वें संविधान संशोधन में सरकार कहती है कि नीति निर्देशक तत्व में ऐसे उल्लेख किए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकार को दबाया जा सकता है। सर्वोपरि क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। दोनों में टकराव की स्थिति आ जाती है सरकार और न्यायपालिका में। और सही मायने में अगर देखा जाए तो 1976 में पीएम कौन था, इंदिरा गांधी थी, फुल पावर में थी, इमरजेंसी लगा कर बैठी थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को दबाने का कार्य यहाँ पर कर रही हैं और दिखा भी रही हैं, क्योंकि वो फुल सत्ता में थी और इमरजेंसी का दौर चल रहा था। और इमरजेंसी में क्या था कि उनकी सत्ता अपने चरम पे थी और 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने ढेर सारे चेंजमेंट करवाए थे। इसलिए चेंजमेंट इतने करवाए थे कि हम लोग पढ़ते रहेंगे, बार बार जिक्र 42वें संविधान संशोधन का आता रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। जब टकराव की स्थिति होती है तो एक केस होता है मिनर्वा मिल्स 1980 में। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1980 में होता है मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहता है न्यायपालिका, बोलता है जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है यह एक दूसरे के पूरक हैं, ना तो कोई सर्वश्रेष्ठ है ना तो कोई कम है। दोनों लोकतंत्र के हित में कार्य करते हैं और जनता के हितों को ध्यान में देखते हुए दोनों को समाहित किया गया है संविधान के अंदर। तो यह पूछता है कि 1976वें संविधान संशोधन में किसको वरीयता दी गई है और केशवानंद भारती केस में किसको वरीयता दी गई है, मौलिक अधिकार को कि नीति निर्देशक तत्व को। और कभी कभी मिनर्वा मिल्स से भी पूछा जाता है कि इसमें मिनर्वा मिल्स में न्यायपालिका ने अपना क्या वक्तव्य रखा और अपना फाइनल क्या रिपोर्ट दिया, किस पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलो आगे की क्लास, इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।